अब बीटा ब्लॉकर्स में बहुत सारे ड्रग्स आ जाते हैं। जो कॉमनेस्ट ड्रग हम यूज़ करते हैं उसके नाम लिखने जा रहे हैं। प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल, एस्मोलोल, टीमोलोल। इसके बाद हम यूज़ करते हैं एल सोटालोल। ये एक्चुअली सोटालोल जो है बीटा ब्लॉकर, ये बेसिकली इसका दो जो है आइसोमर होता है, एक डी आइसोमर एक एल आइसोमर। तो जो डी आइसोमर होता है वो ग्रुप 3 मतलब पोटेशियम चैनल ब्लॉकर जैसा काम करता है, और जो एल आइसोमर है वो बीटा ब्लॉकर जैसा काम करता है। अब बीटा ब्लॉकर लिखने के बाद अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो बीटा रिसेप्टर होता है वो जीएस मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। बीटा रिसेप्टर है वो जीएस मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है, और जीएस एक्टिवेट होकर क्या करता था, एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता था, और जो कि क्या करता था, CAMP के लेवल को बढ़ाता था। ठीक है, नॉर्मली ये नॉर्मल। अगर हम बीटा को ब्लॉक कर देते हैं तो CAMP क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और CAMP जो था ये जाके एक्टिवेट कर रहा होता था नॉर्मली सोडियम चैनल को एंड कैल्शियम चैनल को। ठीक है, अब ये तो कम है तो ये दोनों चैनल क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो जो एरिथमिया हो रहा था, हाइपर एक्साइटेशन ऑफ द एबनॉर्मल टिश्यूज, अब तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये देखें ना सोडियम चैनल एंड कैल्शियम चैनल तो ये तो बंद हो गया। तो इसके वजह से क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जो है एबनॉर्मल टिश्यू में जनरेट नहीं होगा, जिसके वजह से बीटा ब्लॉकर जो है एंटी एरिथमिक जैसा काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं बीटा ब्लॉकर के बाद थर्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स के अंडर जो है बहुत सारे ड्रग्स आ जाते हैं। जो कॉमन ड्रग्स हैं उसका नाम है आइबुटिलाइड, डोफेटिलाइड, एंड अब देखें मैंने डी सोटालोल यहाँ, सॉरी एल सोटालोल यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी सोटालोल। ठीक है, ये ड्रग्स आ गया। अब पोटेशियम चैनल जो है बेसिकली इसको आके ब्लॉक करता है फेज 3 को आके। अब फेज 3 जब ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, ये अब धीरे धीरे इधर से धीरे धीरे रिपोलाइजेशन होगा, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और जब एक्शन पोटेंशियल प्रोलॉन्ग हो जाएगा तो हार्ट जो है धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एरिथमिया जो है वो कम हो जाएगा। नाउ फोर्थ कैटेगरी ऑफ ड्रग जो है उसका नाम है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब इसमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बेसिकली क्या करता है, एल टाइप जो स्लो कैल्शियम चैनल होता है वोल्टेज गेटेड, उसको जाके ब्लॉक करता है, जाके ब्लॉक करेगा। अब देखें ना, कैल्शियम चैनल्स बेसिकली इसमें हम देते हैं वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि कार्डियो सेलेक्टिव हो। ठीक है, तो इसमें हम देते हैं नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडिन वाला ग्रुप, जिसको हम कहते हैं डिल्टियाजिम एंड वेरापेमिल। ये ड्रग्स हम देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के फॉर्म में। ठीक है, और ये स्लो कर देता है एवी कंडक्शन वेलोसिटी को। अब देखिए ना, एवी कंडक्शन वेलोसिटी स्लो हो जाएगा तो हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, जिसके वजह से जो एरिथमिया जैसे टैकीकार्डिया जैसे जो एरिथमिया होते हैं उनको जो है रिलीव करा देता है या उनको ट्रीट करता है। इसके बाद एक और काम करता है, ये जो नोडल री एंट्री होता है, एरिथमिया का एक टाइप था एवी नोडल री एंट्री, या इसको कहते हैं हम कन्वर्ट एवी नोडल री एंट्री टू नॉर्मल साइनस रिदम में जाके इसको कन्वर्ट कर देता है और ये एरिथमिया को ट्रीट करता है। अब इसकी है कुछ टॉक्सिसिटीज, वो टॉक्सिसिटीज क्या है ये देख लेते हैं। इसकी टॉक्सिसिटीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें आ जाता है कार्डियक डिप्रेशन। अब देखिए ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे रहे हैं तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो कम हो जाएगी, तो कार्डियक डिप्रेशन, इवन कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगा।
कम हो जाएगा। और ये जो डिल्टियाज़ेम वेरापैमिल है, इसकी थोड़ा सा ना एफिनिटी होता है ब्लड वेसल के लिए भी, तो ब्लड वेसल पे कैल्शियम चैनल ब्लॉक करके रिलैक्स कर देगा, जिसके वजह से बीपी कम हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये था जो है इसके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में। 4 कैटेगरीज हो गया। अब हम आखिरी कैटेगरी ऑफ ड्रग या मिसलेनियस ग्रुप ऑफ ड्रग्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मिसलेनियस ग्रुप के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 5 to 6 टाइप्स ऑफ ड्रग्स आते हैं। तो हम कॉमन ड्रग्स के बारे में पढ़ लेते पहले। जो पहला है उसका नाम है एडिनोसिन। एडिनोसिन हमारे बॉडी में नॉर्मली भी प्रेजेंट होते हैं। अगर ये हम ज़्यादा दे दें या बाहर से इवन दे दें तो ये क्या करेगा, स्लोज और ब्लॉक्स एवी कंडक्शन। ठीक हो गया, एवी कंडक्शन को स्लो कर देगा या बिल्कुल ब्लॉक कर देगा। इसके बाद अब ये ब्लॉक करके क्या होगा कि अब देखिए ना, जो एसए नोड का जो था, अगर एसए नोड हाइपर स्टिमुलेट हो गया था या इवन जैसे अट्रियल फ्लटर या फिब्रिलेशन वगैरह में हाइपर स्टिमुलेट हो गया होता है अट्रिया, तो उस कंडीशन में एवी नोड ब्लॉक करके वो क्या करेगा, बस थोड़ा थोड़ा जो है इंपल्स को वेंट्रिकल में जाने देगा, जिसकी वजह से मतलब एरिथमिया ट्रीट कर देगा वो। इसके बाद एक और चीज़ हम पढ़ लेते हैं, इसकी टॉक्सिसिटीज पढ़ लेते हैं। इसकी टॉक्सिसिटीज में आ जाता है फ्लशिंग, हाइपोटेंशन, ट्रांजिएंट चेस्ट पेन, एंड डिस्पनिया जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम सेकेंड कैटेगरी ऑफ ड्रग पे आ जाते हैं, वो है पोटासियम आयंस। अगर पोटासियम आयंस हम ज़्यादा ले लें बॉडी में, ठीक है, बाहर से ज़्यादा ले लें, तो वो क्या करता है कि वो एक टॉपिक जो पेसमेकर बना होता है, जो कि बाकी के जो कार्डियक टिश्यूज हैं वो स्टिमुलेट होकर एक टॉपिक पेसमेकर बना होता है, उसको सप्रेस कर देता है। सप्रेस एक टॉपिक पेसमेकर्स। ठीक हो गया। इसके बाद जो थर्ड है उसका नाम है मैग्नीशियम आयंस या मैग्नीशियम सल्फेट कंपाउंड होते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। वो क्या करेगा, ये भी ये सेम काम करेगा, सप्रेस एक्टोपिक पेसमेकर्स। ठीक हो गया। एंड एक मैग्नीशियम का एक मसला है। मैग्नीशियम अगर हम आयन या मैग्नीशियम सॉल्ट देते हैं टू ट्रीट एरिथमिया, तो इसमें ना बंदे को स्केलेटल मसल पैरालिसिस और वीकनेस जैसे सिम्टम्स से सामना करना पड़ेगा। ठीक है। अब फोर्थ कैटेगरी ऑफ ड्रग है जिसको हम कहते हैं, फोर्थ ड्रग है जिसको हम कहते हैं रेनोलाजिन। रेनोलाजिन जो है यहाँ पर आके सोडियम चैनल को फेज 4 में जाके सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है कि शॉर्ट कर देता है, शॉर्ट इन ड्यूरेशन ऑफ रिपोलराइजेशन एंड डिक्रीजेज एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को कम कर देता है। इसके बाद फोर्थ कैटेगरी ऑफ ड्रग है जिसको हम कहते हैं ओके, अब ये फिफ्थ कैटेगरी है, उसको हम कहते हैं डिजोक्सिन। ये सोडियम पोटासियम एटीपेज को ब्लॉक करता है। ठीक है, इसका काम ये होता है कि ये देखें ना, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को बढ़ा देना, इंक्रीजेज इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब हो जाता है कि ऐसा पीरियड जिसमें एक इंपल्स जनरेट हुआ है और दूसरा उसमें जनरेट नहीं हो सकता। ठीक है, चाहे जितना आप जो है स्टिमुलस दे दें। ठीक है, तो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को इसने बढ़ा दिया। और दूसरा ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ एवी नोड, वेलोसिटी ऑफ एवी नोड। ठीक हो गया। तो बेसिकली ड्रग्स के बारे में ये है
इसके बाद हम आखिरी चीज पढ़ लेते हैं एंटी एरिथमिक्स में, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बेसिकली हम 4 या 5 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं जो है मतलब एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए। जो पहला है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन। मतलब अगर किसी को फिब्रिलेशन अट्रियल या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है तो उसको हम एक्सटर्नली कुछ ऐसे करते हैं कि वो डिफिब्रिलेट हो जाए, इम्प्लांटेड डिफिब्रिलेशन। इसके बाद हो गया इम्प्लांटेड डिफिब्रिलेटर्स। इसके फिर तीसरे नंबर में हो गया कि इनको हम जो है आर्टिफिशियल जो है पेस मेकर दे सकते हैं या इम्प्लांटेड पेस मेकर्स। अगर ऐसे नोड प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा तो उन कंडीशन में हम बाहर से इम्प्लांट करते हैं जो है पेस मेकर्स। ठीक है, इसके बाद जो है फोर्थ कैटेगरी उसको हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऑफ, जो देखें ना, अब अगर हार्ट का नॉर्मली SA नोड होना चाहिए इंपल्स जनरेट करने वाला, अगर इसके अलावा कोई फॉर एग्जांपल चले ये हो गया, ये टिश्यू एबनॉर्मली है जो कि बहुत ज़्यादा इंपल्स निकालता है, तो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू इसको जाके ट्रीट करेंगे। ठीक है, और इसके वजह से क्या होगा कि अब ये देखें एरिथमिया जो करने वाला कॉज था वो कॉज तो ट्रीट हो गया, तो फिर क्या होगा, एरिथमिया जो है नहीं हो, मतलब एरिथमिया से वो बंदा रिलीफ हो जाएगा उसको। तो ये था ऑल अबाउट एंटी एरिथमिक ड्रग्स। थैंक यू।